सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ शौकत अली चेची को कि ये किसानों की बात उठाते रहते हैं और किसान समस्याओं को लेकर के ये समय समय पर इनके आंदोलन भी करते हैं। इन्होंने मुझे अपने आवास में बुलाया और अपने लोगों से परिचय कराया, मैं सम्मान दिया, इस बात का इन्हें धन्यवाद देता हूँ। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत है, सबसे ज़्यादा खराब हमारे उत्तर प्रदेश में किसानों की हालत है। कल और परसों मैंने लोकसभा के अंदर किसानों की बात उठाई, मुझे स्पीकर ने मौका दिया और कल एक बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी के खाते में आई है कि जो जंगली जानवरों से और आवारा पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं, उन नष्ट हुई फसलों का फसल बीमा नहीं होता था। लेकिन सरकार के ऊपर दबाव, सांसदों का दबाव और जनता का दबाव ने मजबूर किया और कल कृषि मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जंगली जानवरों से फसलें जो नुकसान होती हैं उसको भी हम फसल बीमा से आच्छादित करेंगे और उनको नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दिलाने का भी काम करेंगे। दूसरी बात, परसों एक बिल आया था, वो भारत का जो फसलें पैदा होती हैं, खास करके टोबैको, तंबाकू पर उत्पाद कर लगाया जा रहा है और उस बिल पर मैंने अपना सुझाव दिया कि तंबाकू उत्पादक किसान होते हैं और उन किसानों पर जीएसटी के अलावा भी टैक्स लगाया जाएगा तो उन किसानों की हालत वैसे भी पतली और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि टोबैको से गरीब आदमी का जीवन चल रहा है। हम लोग बुंदेलखंड के पास के हैं, मध्य प्रदेश हमारे बॉर्डर में है, वहाँ पर बीड़ी बनाने का काम सबसे ज़्यादा मजदूर करते हैं तेंदू के पत्ते से और उसमें टोबैको भर करके वो बीड़ी बनाते हैं। जब सरकार टैक्स लगा देगी तो उन कमज़ोर लोगों के ऊपर बहुत अधिभार पड़ जाएगा, इसलिए टैक्स वो न लगाया जाए। ये बात हमने समाजवादी पार्टी के तरफ से लोकसभा के अंदर कहा कि सरकार को चाहिए कि उत्पादकों पर मत लगावे, जो उससे प्रोसेस होकर की चीज़ें बनती हैं उन पर लगाए। लेकिन सरकार की हठधर्मिता रही और उन्होंने अपना बिल बहुमत का आधार दिखा करके पास कर दिया, जिससे हमारे भारत के जो किसान हैं और टोबैको से संबंधित हैं या उन कारोबारों से संबंधित हैं, उनको ऊपर जीएसटी के 28% के अलावा भी टैक्स लगेगा। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हमने लोकसभा में उठाया कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस बार अच्छी बरसात के कारण धान की बहुत अच्छी फसल हुई। सरकार ने कहा था कि हम सरकार का धान 2369 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से लेंगे, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं लोकसभा जीत कर आया हूँ और मेरे आसपास जहाँ भी मुझे जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी खरीद की बहुत धीमी गति है और किसानों को 1600, 1700, 1800 रुपये कुंटल में धान बेचना के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार से हमने मांग किया है कि आपने एमएसपी खुद घोषित की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने कहा था कि हम दिलाएंगे। एक तो उनका लागत मूल्य नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो भी आप नहीं दिला पा रहे हैं। आपको दिलाना चाहिए। किसानों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। आपने कहा था किसानों की आय दुगुना करेंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, किसानों को लागत से जोड़ा देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर रहे हैं, न किसान की लागत जोड़ रहे हैं, न किसान को जोड़ा दे रहे हैं, न किसानों को लाभकारी मूल्य दे रहे हैं। इस बात को भी हमने लोकसभा के अंदर उठाया है। और दूसरे मुद्दों पर, चाहे वो बेरोजगारी हो, हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बहुत भीषण रूप ले रही है। बेरोजगार नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार नौजवान तमाम गलत कामों पर जा रहे हैं। हमारे शिक्षित बेरोजगारों को उत्तर प्रदेश ने तो सरकार ने ये कहा था कि हम डबल इंजन की सरकार हैं, हम यहाँ प्रतिवर्ष पूरे देश में 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन आज 11 वर्ष हो गए और 11 वर्ष में उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी राज्य में उनका वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसी तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम 2014 में कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे। महंगाई बढ़ गई, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम गया, रसोई गैस का दाम बढ़ गया, दवा का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, हर चीज़ का दाम बढ़ गया, लेकिन महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है।
बेरोजगारी पर कोई नियंत्रण नहीं है। और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ धोखा किया। और हमारे देश के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी 2014 में यही लोग कहते थे कि डॉलर का दाम मनमोहन सिंह की उम्र के तरीके से घट रहा है। आज आप देखिए, जो डॉलर 2014 में था वो जस्ट डबल का हो गया। डॉलर का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होती जा रही है। लेकिन सरकार का ध्यान इन चीज़ों में नहीं है। सरकार का ध्यान इस देश में सामाजिक विषमता फैला करके इस देश में अपना लोकतंत्र का सहारा तो लेते हैं, लेकिन विषमता फैला करके गरीबी का फायदा, अशिक्षा का फायदा लेकर के वो सरकार बनाया। लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाई जा रही, अभी आज 2 दिन से SIR पर चर्चा हो रही। SIR अफरा तफरी में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा इतना बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में SIR के माध्यम से मतदाताओं को मतदाता सूची से एनरोल्ड करने का काम किया जा रहा है। इतना कम समय है, इस बात को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इतना कम समय है, इसका समय बढ़ाना चाहिए। पिछले दिनों 1 सप्ताह का समय बढ़ाया, 7 तारीख से 11 तारीख, 4 तारीख से 11 तारीख कर दिया। आज भी हमारी मांग है कि हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, यहाँ अगर SIR आप करा ही रहे हैं तो इसको कम से कम 3 महीने का तो समय देना चाहिए, ताकि हर आदमी अपना मतदाता का फॉर्म भर ले। नहीं तो न जाने कितने लोग हैं जिनको मतदाता होने से वंचित होना पड़ेगा और लोकतंत्र कमजोर होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस सब बातें विपक्ष की नहीं सुन रही है। विपक्ष और पक्ष ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो पक्ष और विपक्ष का होता है। पक्ष सत्ता है, विपक्ष विपक्ष है। विपक्ष जनता की बात कहता है, विपक्ष सरकार की गलतियां कहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर धार्मिकता में चल रही है और इस प्रदेश में, देश में पूरी तरीके से हर वर्ग को दुखी की हुई है। अच्छा, किसान के मुद्दों की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार के समय किसानों के हित में फैसले लिए। गौतम बुद्ध नगर एक किसान आंदोलन का प्रमुख गढ़ है। यहाँ पर किसानों के मुद्दे हैं, भूमि अधिग्रहण है, आबादी है, यहाँ हर 64% है। यहाँ हर रोज किसान आंदोलन होते हैं और दमन चक्र चलाया जाता है और हर रोज देखा जाता है कि यहाँ जो किसानों की आबादी है उनको अवैध रूप से बताकर उनको तोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या कुछ समाजवादी पार्टी आज भी उत्तर प्रदेश में प्रमुख मुख्य विपक्षी दल के रूप में है, क्या कुछ इसमें? देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से इस पक्ष की पक्षधर रही है कि आप किसी को तोड़ो नहीं बल्कि जोड़ो। विध्वंसात्मक राजनीति से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसकी भूमि अधिग्रहित की जाती है उन किसानों को बाजार भाव से 4 गुना देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, 4 गुना। और आज वो 4 गुना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आंदोलन है। मैं यहाँ भी गौतम बुद्ध नगर में पिछले 2 साल पहले आया था। यहाँ पर भी देखा था कि किसान अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो अनुमन्य मुआवजा है, लेकिन वो नहीं दे रहे और उनको किसी न किसी बहाने से परेशान किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी को खराब किया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय विषय है। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है, गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई, शायद 1992 से हुई, तब से ही जो मुस्लिम बरादरी है वो समाजवादी पार्टी का प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी ऐसी लीडरशिप मुसलमानों की आगे नहीं बढ़ाई गई है, तो क्या कहें, इसको एक इग्नोर किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? नहीं, समाजवादी पार्टी का पूरा बेस है मुस्लिम समाज का और संपूर्ण पीडीए है और संपूर्ण पीडीए की पक्षधर है समाजवादी पार्टी। हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का सम्मान समाजवादी पार्टी नहीं। जैसे एक बार देखा गया था गौतम बुद्ध नगर में कांग्रेस ने एक मुस्लिम को जिलाध्यक्ष बनाया, तो यहाँ ना तो कोई मुस्लिम जिलाध्यक्ष बना समाजवादी पार्टी में, ना ही कभी कोई टिकट देके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। कितनी सीटें हैं यहाँ पर? गौतम बुद्ध नगर 3 सीटें। 3 सीटें विधानसभा की, 1 लोकसभा सीट। 2022 में कौन कौन लड़ा? 2022 में यहाँ से राजकुमार भाटी लड़े, 3 सीटें और में क्या लड़ा? हाँ। और 2 में कौन लड़ा? 2 में नोएडा एक आरएलडी के पास था, 1 सीट आरएलडी के पास था जेवर, और वो किसको दिए थे? राजकुमार भाटी आरएलडी गठबंधन थे, अवतार वड़ा और नोएडा से आपके सुनील चौधरी थे। अच्छा। क्या आने वाले समय में कोई
मुस्लिम नेता को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? देखिए, ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है और संगठन का विषय है। मैं तो मेंबर पार्लियामेंट हूँ फतेहपुर, यहाँ से 500 किलोमीटर दूर का। लेकिन जो आपके सुझाव हैं निश्चित मैं पार्टी फोरम पे रखूँगा। अच्छा, 2027 की क्या तैयारी है? 2027 की तैयारी तो जनता पूरी तैयार है सरकार पलटने के लिए।